सर, मैं जब भी अखबार खोलता हूं ना तो एक अजीब सी उलझन होती है मुझे। आज की ही बात ले लीजिए। पहले पन्ने पर खबर है कि सरकार ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया बहुत शानदार नाम वाला कानून ला रही है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। VBGRAM-G एक्ट। हाँ, नाम सुनकर तो लगता है कि वाह क्या बात है, लेकिन जैसे ही मैं अंदर के पन्ने पर जाता हूं एक और खबर मिलती है। अच्छा। कि कांग्रेस पार्टी इसी नए कानून के खिलाफ पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू कर रही है। अब एक आम इंसान क्या सोचे, एक तरफ विकसित भारत है, दूसरी तरफ बचाओ संग्राम। सच क्या है, देश का भला किसमें है? तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है। और ये जो उलझन है ना, ये उलझन होना अच्छा है। अच्छा? हाँ, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ खबर पढ़ नहीं रहे, उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। देखो, अखबार असल में सूचनाओं का ढेर नहीं है। ये सोचने की एक प्रयोगशाला है। आज हम यही करेंगे। इस खबर की हम एक तरह से चीर फाड़ करेंगे, इसका पोस्टमार्टम। ठीक है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सतह पर जो विकास और गारंटी जैसे शब्द दिख रहे हैं, उनके अंदर की मशीनरी कैसे काम कर रही है। क्या वो लोगों को ताकत दे रही है या उनसे ताकत छीन रही है। राइट। क्योंकि ये सिर्फ एक कानून का बदलना नहीं है, ये सरकार के काम करने के पूरे तरीके, मतलब पूरी सोच को बदलने का एक बहुत बड़ा इशारा है। ठीक है, तो चलिए इस पोस्टमार्टम को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सब लोग कहते हैं कि मनरेगा यानी MGNREGA बहुत सफल थी। थी तो गांव में गरीबों को काम मिला, शहरों की तरफ जो मजबूरी में लोग भागते थे वो पलायन रुका। तो फिर इतनी सफल चीज को बदलने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? इस नए VBG रामजी और पुराने मनरेगा में बुनियादी फर्क क्या है? तुमने सही नस पकड़ी है। बुनियादी फर्क सोच का है, अप्रोच का है। सोच का? हाँ, इसे समझने के लिए एक छोटी सी कल्पना करो। एक गांव का मजदूर है, उसे काम की जरूरत है। ठीक है। मनरेगा के तहत वो सरपंच के दफ्तर में जाकर कह सकता था, साहब मुझे काम चाहिए। कानून कहता है कि 15 दिन के अंदर मुझे काम मिलना चाहिए, ये मेरा हक है। और अगर काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी भत्ता पाने का भी हक था। मतलब वो एक अधिकार की तरह, एक हक की तरह काम मांग रहा था। बिल्कुल। तुम्हारे सोर्सेज में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी तो यही कहता है कि मनरेगा कोई दान या खैरात नहीं था, ये एक कानूनी गारंटी थी। ये शब्द कानूनी गारंटी, यही मनरेगा की आत्मा थी। ये एक राइट्स बेस्ड कानून था। और अब दूसरी कल्पना करो। विपक्ष का आरोप है कि इस नए कानून के तहत वही मजदूर सरपंच के दफ्तर के बाहर खड़ा होकर उम्मीद करेगा कि शायद इस महीने सरकार की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। अरे, ये तो जमीन आसमान का फर्क है ना? एक में नागरिक मालिक है जो अपना हक मांग रहा है, और दूसरे में वो सिर्फ एक लाभार्थी है जो सुविधा मिलने का इंतजार कर रहा है। हक और सुविधा में तो बहुत बड़ा अंतर है। तुमने सार पकड़ लिया। हक मांगा जाता है, सुविधा दी जाती है। हक आपको ताकतवर बनाता है, सुविधा आपको निर्भर बनाती है। सही बात है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यही है कि VBG-RAMG एक्ट रोजगार को नागरिक के अधिकार से घटाकर सरकार के एक मिशन या सुविधा में बदल देगा। और मिशन सरकार की मर्जी से चलते हैं, अधिकार संविधान की शक्ति से। और खबर में शक्तियों के केंद्रीकरण की बात भी है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल का आरोप है कि इससे सारी ताकत राज्यों और पंचायतों से छीनकर दिल्ली में बैठे केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? ये दूसरा और शायद उससे भी बड़ा वैचारिक अंतर है। देखो, भारत का जो संघीय ढांचा है उसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरह समझो। अपार्टमेंट बिल्डिंग, ठीक है। केंद्र सरकार पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा, पानी, बिजली जैसी बड़ी चीजों का ध्यान रखती है, लेकिन हर फ्लैट यानी हर राज्य को अपने घर के अंदर के नियम बनाने और अपने मामलों को चलाने की पूरी आजादी है। वो अपने किचन में क्या पकाएंगे ये वो खुद तय करते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस नए कानून पर आरोप ये है कि ये नया कानून ऐसा है जैसे बिल्डिंग मैनेजमेंट अब हर फ्लैट के किचन में घुसकर ये तय करने लगे कि आज रात खाने में क्या बनेगा। अच्छा। मनरेगा की खूबसूरती ये थी कि वो विकेंद्रीकृत था। पैसा केंद्र से आता था, लेकिन काम क्या होगा, कहाँ होगा, कौन से तालाब की खुदाई होगी, कौन सी सड़क बनेगी, ये सब गांव की ग्राम सभा और पंचायतें मिलकर तय करती थीं। इससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता था। बिल्कुल। लोगों को लगता था कि ये हमारा फैसला है,
लेकिन नए कानून पर आरोप है कि अब सारा कंट्रोल, सारा फंड, सारी योजनाएं दिल्ली से तय होंगी। हाँ, इसीलिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे उन्होंने इसे खतरनाक केंद्रीकरण और देश के संघीय ढांचे पर सीधा प्रहार कहा है। तो मतलब ये सिर्फ पैसे और काम का मामला नहीं है, ये तो सोच का फर्क है। बिल्कुल। ये इस बात पे बहस है कि सरकार का रोल क्या होना चाहिए, एक हेडमास्टर का जो बताए कि क्या करना है, या एक मददगार दोस्त का जो आपको खुद काम करने की ताकत दे। क्या बात है, तुमने इसे बहुत खूबसूरती से रखा है। हेडमास्टर बनाम मददगार दोस्त, यही शासन के दर्शन की असली लड़ाई है। क्या राज्य को एक अभिभावक की तरह सब कुछ तय करना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, या फिर राज्य को एक सहायक या इनेबलर की तरह काम करना चाहिए? सहायक की तरह। हाँ, जो नागरिक को अधिकार और संसाधन देकर इतना सशक्त बना दे कि वो अपने फैसले खुद ले सके। हमारा संविधान, खासकर 73वां और 74वां संशोधन जो पंचायती राज की बात करता है, जी। वो इसी सहायक वाले मॉडल की वकालत करता है। वो कहता है कि असली लोकतंत्र वो है जिसमें शक्ति का केंद्र दिल्ली नहीं बल्कि गांव की पंचायत हो। और ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब ऊपर से फैसले थोपने वाली बात, क्या ये सिर्फ इसी एक कानून में दिख रही है या ये एक बड़ा पैटर्न है? तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब भी तुम्हारे दिए हुए अखबारों में ही छिपा है। अच्छा। ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की लड़ाई सिर्फ मनरेगा तक सीमित नहीं है। अगर तुम इसी अखबार का पहला पन्ना देखो तो तमिलनाडु की ये खबर बिल्कुल इसके उलट एक दूसरी ही कहानी कहती है। हाँ, मैंने देखी थी वो खबर। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए कोई तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम यानी TAPS की घोषणा की है। सही। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि स्कीम क्या है, बल्कि ये है कि वो स्कीम बनी कैसे। वो ज्यादा दिलचस्प कहानी है। कैसे बनी? तमिलनाडु सरकार ने बस एक सुबह उठकर स्कीम का ऐलान नहीं कर दिया। उन्होंने 3 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने महीनों तक काम किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल जैसे दूसरे राज्यों के पेंशन मॉडल को बारीकी से स्टडी किया, उनकी अच्छाइयां बुराइयां समझी। मतलब दूसरों के अनुभवों से सीखा। बिल्कुल। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य के कर्मचारी यूनियनों से लंबी लंबी बैठकें की, उनकी चिंताएं सुनी, उनके सुझाव लिए। अच्छा। और इस पूरी मेहनत, इस पूरी सलाह मशवरे की प्रक्रिया के बाद जो निचोड़ निकला, उसके आधार पर ये टैप स्कीम तैयार की गई। ये नीति बनाने का कौन सा तरीका हुआ? ये तो बॉटम अप अप्रोच है। सबसे पूछकर, सबकी सुनकर बनाया गया फैसला। एग्जैक्टली। वाह। मतलब एक तरफ महीनों की स्टडीज, सबसे बातचीत और फिर फैसला, और दूसरी तरफ VBG रामजी एक्ट पर यह आरोप लग रहा है कि दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक नियम बना दिया गया बिना राज्यों से सलाह लिए। हाँ, जबकि रोजगार और मजदूरी तो राज्यों का भी विषय है। यही तो विरोधाभास है। एक ही देश में नीति निर्माण के 2 बिल्कुल अलग मॉडल एक साथ चल रहे हैं। एक मॉडल सलाह और सहमति पर आधारित है, दूसरा निर्देश और नियंत्रण पर। एक संघीय ढांचे का सम्मान करता है, दूसरे पर उसे कमजोर करने का आरोप है। ये सब समझने के बाद अब मेरा सवाल थोड़ा बदल गया है। अगर हम एक जागरूक नागरिक की तरह सोचें तो हमें किसी भी सरकारी पॉलिसी या योजना को देखते वक्त किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? ये विकसित भारत या स्मार्ट सिटी जैसे चमकीले नामों के पीछे की असलियत को कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सीख सिर्फ भविष्य के अफसरों के लिए नहीं, हर उस नागरिक के लिए है जो अपने देश की परवाह करता है। जी। पहली और सबसे बड़ी सीख है, नीति के नाम के जादू में मत फंसो, उसके विवरण को देखो। यानी डोंट जज अ पॉलिसी बाय इट्स कवर, रीड द फाइन प्रिंट। हाँ, नाम तो हमेशा बहुत आकर्षक होगा, जैसे विकसित भारत। भला कौन भारतीय होगा जो विकसित भारत नहीं चाहेगा? सही बात है, नाम से तो कोई असहमत हो ही नहीं सकता। लेकिन एक जागरूक नागरिक का काम है ये पूछना कि इस विकास की गाड़ी का ड्राइवर कौन है, दिल्ली में बैठा कोई अफसर या गांव का आम नागरिक? ये विकास किसके लिए है और किसकी शर्तों पर है? क्या ये नीति नागरिक को अधिकार दे रही है या छीन रही है? क्या ये लोगों को सशक्त बना रही है या सरकार पर और ज्यादा निर्भर बना रही है? ये सवाल पूछना जरूरी है। ठीक है, मतलब नाम से आगे बढ़कर उसकी नीयत को समझना। और दूसरी सीख क्या होगी? दूसरी सीख है सत्ता और सेवा का संतुलन समझना। एक प्रशासक का काम सिर्फ ऊपर से आए आदेशों को लागू करना नहीं होता, तो फिर? बल्कि जमीन की सच्चाई को ऊपर तक पहुंचाना भी होता है।
अगर कानूनी गारंटी हटने से एक दिहाड़ी मजदूर की जिंदगी में अनिश्चितता आती है, अगर उसके बच्चे की पढ़ाई का खर्च इस बात पर टिक जाता है कि इस महीने मिशन के तहत काम मिलेगा या नहीं, तो इस डर और इस सच्चाई को नीति निर्माताओं तक पहुंचाना ही सच्ची लोक सेवा है। सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करना सेवा नहीं है। और नागरिक के तौर पर हमारा काम है कि हम ऐसे प्रशासकों को सपोर्ट करें और अपनी आवाज उन तक पहुंचाएं। और तीसरी और आखिरी सीख वो है प्रभाव का आकलन, इम्पैक्ट असेसमेंट। अच्छा, यानी ये देखना कि पुरानी नीति ने क्या अच्छा किया था जिसे बचाने की जरूरत है। तुम्हारे दिए सोर्सेज में साफ लिखा है कि मनरेगा ने क्या क्या हासिल किया। हाँ, एक स्टडी का जिक्र है। हाँ, कि इसने बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से होने वाले मौसमी पलायन में लगभग 15 से 20% तक की कमी की। इसने गांवों में एक फ्लोर वेज यानी एक न्यूनतम मजदूरी की दर लगभग तय कर दी। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे निजी क्षेत्र में भी मजदूरों को बेहतर मोलभाव करने की ताकत मिली। ये बात तो है। मैंने खुद अपने गांव में देखा है कि मनरेगा ने कैसे औरतों को पहली बार अपने हाथ में पैसा दिया था। वो अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए घर के मर्दों पर निर्भर नहीं थी। एक अलग ही आत्मविश्वास आया था उनमें। तुमने बिल्कुल सही अनुभव साझा किया और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मनरेगा ने महिलाओं की आर्थिक गरिमा को मजबूत किया। सही बात है। उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर काम करने और कमाने का मौका दिया। अब किसी भी नई नीति को लागू करने से पहले एक अच्छे प्रशासक और एक जागरूक समाज को ये सवाल पूछना चाहिए कि इन जीती जागती कामयाबियों का क्या होगा। क्या नई नीति इन लाभों को आगे बढ़ाएगी या अनजाने में ही सही उन्हें खत्म कर देगी? बिना इस आकलन के कोई भी बदलाव सिर्फ एक जुआ है। आज की बातचीत से ये साफ हुआ कि किसी भी खबर को सिर्फ सतह पर नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ मनरेगा बनाम वीबीजी ईरान की राजनीतिक लड़ाई नहीं है। नहीं है। ये हक बनाम सुविधा की लड़ाई है। ये दिल्ली बनाम गांव की पंचायत की लड़ाई है। और सबसे बढ़कर ये सरकार चलाने के दो बिल्कुल अलग मॉडल्स, दो अलग दर्शनों की कहानी है। बिल्कुल। किसी भी नीति को सिर्फ उसके घोषित उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रिया, उसकी नीयत और आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाले असर से आंकना चाहिए। बिल्कुल। तुमने आज की पूरी चर्चा का सार एक जगह रख दिया है। अंत में एक नागरिक के तौर पर दो बातें हमेशा याद रखना। बताइए साहब। पहली बात जो सरल है, राज्य को एक माली की तरह होना चाहिए। माली की तरह? हाँ, जिसका काम बगीचे के हर छोटे बड़े पौधे को अपनी पूरी क्षमता से खिलने का अवसर और माहौल देना है। माली का काम ये तय करना नहीं है कि कौन सा फूल कितना खिलेगा और कौन सा नहीं। अच्छा। अधिकार देना हर पौधे को खिलने का अवसर देने जैसा है और सुविधा देना ये तय करने जैसा है कि आज किस गमले में कितना पानी डालना है। बहुत खूब। राज्य एक माली है, मालिक नहीं। और दूसरी बात जो थोड़ी गहरी है, असली राजधर्म का सार अधिकार और कर्तव्य के संतुलन में है। और लोकतंत्र उस दिन सार्थक होता है जब राज्य का कर्तव्य नागरिक का अधिकार बन जाता है। जब राज्य का कर्तव्य नागरिक का अधिकार बन जाता है। हाँ, जब सरकार अपनी जिम्मेदारी को एक गारंटी, एक हक बनाकर नागरिक को सौंप देती है, तब लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने का एक सम्मानजनक तरीका बन जाता है। जहां राज्य का कर्तव्य नागरिक का अधिकार बन जाता है। ये पंक्ति तो हमेशा के लिए याद रह जाएगी। अब जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल। जी। आप सोचिएगा, भारत के विकास का कौन सा मॉडल आपको ज्यादा ठीक लगता है? एक जिसमें सारे निर्देश और योजनाएं केंद्र से यानी ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, या वो मॉडल जो गांव की पंचायत से यानी नीचे से ऊपर की ओर शक्ति और प्रेरणा पाता है? इस एक सवाल का जवाब ही तय करेगा कि आने वाले भारत की तस्वीर कैसी होगी।